सुप्रभात, जय हिंद, जोहार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय यानी कि जीवनी। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त बता दें इसके शॉर्ट में कि ये आधुनिक काल के कवि थे। ठीक है, द्विवेदी के आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की सेवा स्वतः तो की ही साथ अनेक साहित्यकारों को बनाया भी। उन्होंने अपने आदर्श के लिहाज पर अतन के हथौड़े से पीटा, जिससे निकले तो अनेक, परंतु उनमें से मैथिली शरण गुप्त अलग हो गए। ईश्वर की दी हुई लंबी उम्र को उन्होंने माँ भारती के सेवा में लगा दी। भारती के मंदिर में उन्होंने अनेक दीप जलाए, जिसमें भारत भारती और साकेत ये राष्ट्रीयता से ओतप्रोत थे आदि कुछ ऐसे द्वीप जले जिन्हें समय की आंधियां कुछ बिगाड़ नहीं सकी। शांति प्रिय द्विवेदी का कहना है कि किसी माला में प्रथम मणि, उपवन में प्रथम पुष्प और गगन में प्रथम नक्षत्र का जो महत्वपूर्ण स्थान होता है, वही वर्तमान हिंदी में मैथिली शरण गुप्त का है। भाई तारीफ करो तो ऐसे महाकवि का आविर्भाव उत्तर प्रदेश के झांसी जिला अंतर्गत चिरगांव में 1886 ईस्वी में हुआ था। गुप्त जी के पिता साहित्यिक प्रवृत्ति के थे। उनके पिताजी भी साहित्य रचना रचते थे। भाई तो ये तो स्वाभाविक है, बच्चे में तो गुण आएगा। इसलिए उन्हें साहित्यिक अनुराग की भावना अपने पिता से प्राप्त हुआ था। उसे तो विरासत में मिल गई थी, कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है। भाई पिता साहित्य अनुरागी के साथ साथ धार्मिक संस्कार के थे, लेकिन उनकी धर्म भावना में उच्च आस्तिकता का अभाव था। तभी तो मुंशी अजमेरी गुप्त बंधुओं के शिक्षक और अभिभावक भी थे। मुंशी स्वयं साहित्यिक थे। गुप्त जी का जो पारिवारिक परिवेश में वो निश्चय ही साहित्य समागम का उच्च कुल और धनी परिवार में पैदा हुए थे। मतलब वहाँ हमेशा साहित्य समागम होते रहता था। घर के सभी लोग साहित्य प्रवृत्ति के थे, साहित्य समागम का था, परिवार में पैदा हुआ। गुप्त जी जब बड़े हुए तो पारिवारिक नेतृत्व संभाला। उस समय उनके ऊपर कर्ज का बोझ लद गया था। गुप्त जी का वैयक्तिक और पारिवारिक जीवन दुखमय और संघर्षमय रहा। दो पत्नियों के आकस्मिक निधन से, सोचो एक पत्नी का मौत होता है तो लोग सदमे में चले जाते हैं। इनकी तो दो पत्नियां, एक शादी हुआ फिर दूसरा किया, वो भी मर गई। तो इनकी तो दुख तो बहुत बयां करने लायक नहीं है भाई। आकस्मिक निधन से उनकी वेदना बढ़ती गई। तीसरी पत्नी सरयू देवी हुई, जिनसे एक पुत्र उर्मिला शरण गुप्त हुए, जो बाद में चलकर प्रकाशन का कार्यभार संभालने लगे। गुप्त जी के जो प्रकाशन का कार्य था वो इन्होंने संभालने लगा। गुप्त जी साहित्य के एकांत साधक थे। सार्वजनिक समारोह में बहुत कम जाया करते थे। गुप्त जी की स्वर्ण जयंती समारोह में महात्मा गांधी ने उन्हें मैथिली काव्यमान ग्रंथ समर्पित किया। क्या किया? मैथिली काव्यमान ग्रंथ को समर्पित किया। ठीक है, करते हुए उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया। राष्ट्र कवि की उपाधि कब दिया? जब उसकी स्वर्ण जयंती थी मैथिली शरण गुप्त जी की, तब महात्मा गांधी ने। उन्हें अपने जीवन में काफी सार्वजनिक सम्मान एवं उपलब्धियां मिलते रहे। 1952 में उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। ऐसे कालजयी प्रतिभा का देहावसान 1964 ईस्वी में हुआ। निश्चय ही उन्हें साहित्य सेवा की लंबी आयु मिली थी। कहाँ 1886 और 1964, बहुत लंबी आयु मिली थी। किसी भी रचनाकार के ऊपर समकालीन परिस्थितियां का प्रभाव पड़ता है। समकालीन परिस्थितियां राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आदि क्षेत्र में काफी उथल पुथल हो रहा था। सामाजिक क्षेत्र में वर्णवादी व्यवस्था के दुष्परिणामों के विरुद्ध सजगता आ गई थी। अनेक महापुरुषों के आगमन से सामाजिक कुरीतियों का अभियान चल रहा था। राष्ट्रीय स्तर पर स्वाधीनता का आंदोलन चल रहा था। साहित्यिक जगत में भारतेंदु ने एक जबरदस्त भूचाल पैदा कर हिंदी साहित्य को युग चेतना के साथ जोड़ दिया था। उधर हजारी प्रसाद द्विवेदी का नेतृत्व सामने आ गया था। ऐसे ही समय में गुप्त का साहित्य अपना व्यापक विस्तार पाता है। उन्हें साहित्य साधना का लंबा अवसर मिला था। स्वाधीनता आंदोलन का संघर्ष और स्वाधीनता के उपरांत नेताओं की पद लुलुपता और स्वार्थ परिपक्वता आदि को उन्होंने नजदीक से देखा था। फलतः इसके कार्य पर इन सभी का प्रभाव पड़ा। अब यहाँ पॉइंट डाल के लिखेंगे साइड से रचनाएं। ठीक है, गुप्त जी का साहित्य सेवा का लंबी अवधि मिला था, इसलिए उन्होंने छोटी बड़ी लगभग 50 पुस्तकों की रचनाएं की, जिनमें भारत भारती, साकेत, अशोधरा, पंचवटी,
पद दक्षिणा, जयद्रथ वध, रण में भंग, काबा और करबला, अंजलि और अर्धद्वापर और विष्णु प्रिया। धन्यवाद दोस्तों।